गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जीएस वर्ड इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। अति विशिष्ट प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपकी जो क्लासेज स्टार्ट हुई हैं टीजीटी पीजीटी की, अगले सेगमेंट पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन आवर में कौन से किस टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले तो जो भी ऑनलाइन है सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, साक्षी जी हैं, प्रणाम सर, प्रणाम आपको। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज प्रश्नों की श्रृंखला में, देखते हैं कि आज के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी परीक्षाओं के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है बल्कि आपको सिलेक्शन के पॉइंट से भी आपको ये बहुत अच्छा साबित होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मनमोहन सिंह जी टू आफ्टरनून। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में अगला आपका क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए, कीन्स ने स्फीति अंतर की अवधारणा की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की थी। देखिए, अक्सर इस टाइप का सवाल पूछा जाता है कि कीन्स ने ठीक है, कीन्स ने स्फीति अंतर की अवधारणा की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में की थी। सौम्य यादव जी नमस्ते, सभी लोगों को नमस्ते। चलिए, तो अगला इसमें ऑप्शन आप लोगों का देख लीजिए। एक है जनरल थियरी, दूसरा है हाउ टू पे फॉर वार, तीसरा है बैटल ऑफ ब्रेटन वुड्स और चौथा ऑप्शन है इसमें कोई नहीं। गीता साहनी जी, सुमन यादव जी नमस्ते, सभी लोगों को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, मैंने आप लोगों से बताया था कि टीजीटी पीजीटी की क्लास है और इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को डिफाइन किया जा रहा है जिसमें आपको लगता है कि आने वाली आपकी जो संभावित परीक्षा है उसमें आने की संभावना है। तो हम लोग उसी क्रम में आगे चल रहे हैं और आज का जो सेगमेंट है टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए, उसमें पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कीन्स ने स्फीति अंतर की अवधारणा की व्याख्या या स्फीतिक अंतराल या इन्फ्लेशनरी गैप की व्याख्या अपनी कुछ पुस्तक में की थी। अब आप देखिए, यहाँ पर जनरल थियरी है, हाउ टू पे फॉर वार है, द बैटल ऑफ ब्रेटन वुड्स है। अब इनको अगर आप देखते हैं तो जनरल थियरी की बात की जाए, जनरल थियरी की बात अगर आप करते हैं तो कीन्स की पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी। अब इस पुस्तक का उदय क्यों हुआ था उसके पीछे भी कुछ इतिहास रहा है कि 1776 से लेके 1925 तक, यानी कि देखा जाए तो जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो मानते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, बेरोजगारी की अवस्था नहीं पाई जाती, अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती। और उस समय चाहे जेबीसी हो या रिकार्डे हो या एडम स्मिथ हो, वो मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। तो इस स्थिति में अब इनके सिद्धांतों पर अगर देखा जाए तो 25 के बाद 1929 में जब अमेरिका में तीसा की व्यापक मंदी आई, उस मंदी के बाद क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का जो सिद्धांत वो पूरी तरीके से फेल हो गया। अब इस स्थिति में फेल क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था में मंदी है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, मंदी से कैसे अर्थव्यवस्था को बाहर निकाला जाए। इस पैटर्न में अगर देखा जाए तो अभी तक जितने भी सिद्धांत थे पूरी तरीके से फेलोर हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जब 1936 में कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी आई तो इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड की बात की थी कि अगर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना है तो अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में पंप प्राइमिंग या भारी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा। और जैसा आप जानते हैं इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ मॉडल में इसमें कई सिद्धांत आपको मिलते हैं। उन सिद्धांतों में आपको रोजेस्टीन रोडा का बिग पुश मॉडल आपको मिलेगा, लेवेंस्टीन का न्यूनतम क्रांतिक प्रयास का सिद्धांत मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पुस्तक की बात हो रही तो पुस्तक के बारे में जनरल थियरी क्या कहता है। जनरल थियरी पहली बार फिस्कल पॉलिसी की बात करता है। इन्होंने कहा राजकोषीय नीति पर बल दिया गया, उन्होंने कहा सार्वजनिक व्यय की मात्रा को बढ़ाया जाए, टैक्सेशंस में कटौती लाए ताकि डिमांड बढ़ाया जाए। लेकिन इस परफेक्ट में इन्फ्लेशनरी गैप के बीच जनरल थियरी का कोई रोल यहाँ पर नहीं था। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए एक और पुस्तक थी जिसका नाम था हाउ टू पे फॉर वार। हाउ टू पे फॉर वार ये ब्रिटेन में पहली बार, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1840 में,
1940 में ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई थी। एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था मैकलम लिमिटेड कंपनी। इसी कंपनी ने पहली बार इस पुस्तक को यानी कि कीन्स की पुस्तक को डिफाइन किया। और जैसा अगर आप देखेंगे इसी पुस्तक के बाद 1946 में कीन्स की मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन हाउ टू पे फॉर वार का मतलब था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जिस तरीके से कोल्ड वार चल रहा था, उसी दौरान अगर आप देखेंगे तो ये कीन्स की पुस्तक आने के बाद इसमें डिफाइन किया गया था कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध के बाद किस तरीके से राजकोषीय नीतियों के तहत, यानी कहने का मतलब है कि किस तरीके से टैक्सेस के साथ राजकोषीय नीति को डिफाइन किया जाएगा, उसी पुस्तक के बारे में यहाँ पर उन्होंने डिटेल में चर्चा किया था। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कीन्स ने स्फीतिक अंतर की अवधारणा की व्याख्या अपनी इसी पुस्तक में की थी, और इसी पुस्तक का नाम था आपका हाउ टू पे फॉर वार। यानी कि आपका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन आपका सही है बी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए, तो जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग हर ऑप्शन का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। सर्जिकल करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन अगर इस ऑप्शन को रखा गया है तो क्यों रखा गया है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि इकोनॉमिक सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग करीब होते हैं। ऐसे लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, जैसे अब इसी पुस्तक को देखिए 1936 में आई और अगली जो पुस्तक आई 1940 में आई। तो 1936 और 1940 के बीच के दौरान में जो गैप आया, यानी उसके बाद का जो एरिया आया, इसी पर इनका ये पुस्तक पूरी तरीके से आधारित था। तो आंसर आपका जो सही है वो आपका बी सही है। बाकी द बैटल ऑफ ब्रेटन वुड्स की बात की जाए, जानते हैं इसी यानी विश्व युद्ध के बाद ही, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये ब्रेटन वुड्स की बात की गई, बैटल ऑफ ब्रेटन वुड्स की बात की गई, जब 44 देशों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में यानी ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की बात की गई थी। उसमें खास तौर से विभिन्न देशों के बीच जो व्यापारिक अवरोध था, जो व्यापारिक समस्या थी, उनकी समस्या के समाधान के साथ साथ ऐसे देश जो आयात और निर्यात के फलस्वरूप भुगतान असंतुलन की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हीं बिंदुओं पर बल देने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन बुलाया गया था, जो कि कीन्स के स्फीतिक थ्योरी से इसका कोई रिलेशन नहीं था। तो ये ऑप्शन इनका गलत था। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन एग्जैक्ट क्लियर हो गया, आपका हाउ टू पे फॉर वार। चलिए, अजय कुमार, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए, आप लोग प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोग ध्यान दीजिए। ये जो आपका सेगमेंट चल रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए चल रहा है, मैंने आपसे बताया है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग प्रश्नों की श्रृंखला को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऋतिक कुमार जी, गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी लोग देखते हैं अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कर विवर्तन हो सकता है, ठीक है, कर विवर्तन हो सकता है क्या आगे की तरफ या पीछे की तरफ या दोनों तरफ या इनमें से कोई नहीं। देखिए, कर विवर्तन, कर विवर्तन शब्द क्या है, पहले आप लोग जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। कर विवर्तन क्या आगे की तरफ हो सकता है या पीछे की तरफ हो सकता है या बोथ साइड, दोनों की तरफ हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, जितने भी लोग अभी लाइव हैं, ठीक है, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो पहले आप लोग प्रश्नों की श्रृंखला में जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, कर विवर्तन हो सकता है, मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं सी। और लोग भी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आप लोग पहले सेंसिटिव हो जाइए, समय आप लोगों के पास बहुत कम है। अगर सही समय पर आप क्लास को ज्वाइन करते हैं और आपका सिलेबस पूरा होता है तो फिर जॉब मिलने की आपकी संभावना प्रबल होगी। अदरवाइज अगर आपका सही समय नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आपका प्रिपरेशन सही नहीं होगा तो फिर जॉब मिलने की संभावना भी आपकी कम होगी। चलिए, मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं सी, भक्त प्रहलाद जी कह रहे हैं बी, अभिलाषा गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। चलिए, सब लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए, आगे की ओर, पीछे की ओर, दोनों की तरफ। देखिए, कर विवर्तन,
कर विवर्तन होता क्या है? यानी सरकार जब किसी के ऊपर कर लगाती है तो कर का आंशिक या पूर्णता भार वो विक्रेता किसी और के ऊपर टाल देता, तो उसको सामान्य भाषा में हम लोग कर विवर्तन कहते हैं। तो क्या इस प्रक्रिया में कर विवर्तन आगे की तरफ या पीछे की तरफ, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ध्यान रखिएगा दोनों आपको ध्यान देना है। क्या दोनों की तरफ होता है कि एक तरफ होता है? चलिए, ज्यादातर लोग, कुछ लोगों ने बी जवाब दिया है, कुछ लोगों ने सी जवाब दिया है, और भी लोग जवाब दे सकते हैं। क्या आंसर होना चाहिए? चलिए, टैक्स की अगर बात की जाती है, अगर कर विवर्तन की बात की जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये क्रेता और विक्रेता दोनों के ऊपर टाला जा सकता है। यानी ये आगे की तरफ हो सकता है और पीछे की तरफ भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ये आपका ऑप्शन सही है, आपका क्या, सी। यानी कि लगभग सभी लोगों ने एग्जैक्ट आंसर दिया है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चंस क्या है? अगला है, किस बाजार में फर्म की सीमांत आय कीमत के बराबर होती है? देखिए, ये भी बहुत सिंपल और सरल सा सवाल है। आप इसको थोड़ा अगर आप लोग ध्यान देंगे, वो कह रहा कि किस बाजार में फर्म, ठीक है, किस बाजार में फर्म की सीमांत आय कीमत के बराबर होती है। यानी कहता है, वो कह रहा है कि P बराबर MC, P बराबर MC, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कह रहा है कि औसत आय बराबर सीमांत आय। तो किस प्रकार के मार्केट में होता है? जवाब मिलना चाहिए लोगों का। क्या होना चाहिए? क्या एकाधिकार है, अल्पाधिकार है, एकाधिकृत प्रतियोगिता है, या पूर्ण प्रतियोगिता है? क्या होना चाहिए? आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। देखिए, अब कॉन्सेप्ट आपको चारों ऑप्शन पे रखना है कि एकाधिकार क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, एकाधिकारिक प्रतियोगिता क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। अगर हम एकाधिकार की बात करें तो एकाधिकार का बहुत सिंपल शर्त होता है कि मार्केट में एक विक्रेता, यानी ऐसा विक्रेता जिसका नजदीकी स्थानापन्न लिए किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। यानी अर्थात कह सकते हैं कि उस मार्केट में समरूप वस्तुएं नहीं होती हैं, अकेला विक्रेता होता है। और ऐसी स्थिति में यहां पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंश लगभग नगण्य होते हैं। तो यह माना जाता है कि एकाधिकार की स्थिति में अन्य फर्में वहां पर स्वतंत्र रूप से प्रवेश नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में एकाधिकार क्या करता है, एकाधिकारी क्या करता है, वो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान या तो वस्तु का या तो मूल्य का निर्धारण करता है। लेकिन सामान्य तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि एकाधिकार के अंतर्गत उसमें फर्म ही उद्योग होता है। तो ऐसी स्थिति में उसका पूर्ति पर नियंत्रण तो पूरी तरीके से होता है, लेकिन या तो पूर्ति का नियंत्रण करेगा या तो फिर मूल्य का नियंत्रण करेगा। तो क्या एकाधिकार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? बनराज सिंह जी कह रही ए, और भी लोग जवाब दीजिए। बाकी अल्पाधिकार की बात की जाए, ऐसा मार्केट होता है जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि इसमें लगभग विक्रेता यानी एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक निर्भरता को ध्यान में रखते हैं। चलिए, मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं, वंदना जी से कह रही है ए। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब अल्पाधिकार की बात की जाती है तो इसमें जो मार्केट का प्रलोभ, यानी जो एकाधिकार का आपको सेगमेंट मिलेगा, ठीक है, औसत आय, ठीक है, औसत आय, क्या यहां पर औसत आय बराबर सीमांत आय होता है? अल्पाधिकार की बात करेंगे, ठीक है, अल्पाधिकार की बात करेंगे, क्या यहां पर औसत आय बराबर सीमांत आय होता है? एकाधिक प्रतियोगिता की बात करेंगे, लगभग स्थिति यही आती है। या पूर्ण प्रतियोगिता की बात करेंगे जहां पर औसत लागत और सीमांत लागत, ओक्यू मात्रा, ओपी मूल्य, औसत आय बराबर सीमांत आय। जवाब दे सकते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? देखिए, ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हैं कि किस बाजार में फर्म की सीमांत आय कीमत के बराबर होती है। यह आपको ध्यान में रखना है। आंसर आपका एकाधिकार में नहीं होता है कीमत, क्योंकि यहां पर इकाई से अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में
यहां पर एकाधिकार में नहीं होता है, अल्पाधिकार में किंग्ड होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता के करीब जरूर होता है, लेकिन इसमें वस्तुएं विभेदित होती हैं, समरूप नहीं होती हैं। तो यहां पर मेंशन किया जाता है, जो आपका ऑप्शन है वो आपका डी सही है। यानी डी यानी पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय बराबर सीमांत आय के और औसत लागत बराबर सीमांत आय के, यही पर कीमत के बराबर होता है। यानी यहां हम कह सकते हैं कि औसत आय बराबर सीमांत आय बराबर औसत लागत बराबर सीमांत लागत। ठीक है, यह संतुलन की शर्त है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में रखना है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो कीमत होता है वो सीमांत आय के क्या होता है, बराबर होता है। ज्यादातर लोग ए ही जवाब दे रहे हैं, कुछ लोगों ने डी जवाब दिया है। तो क्वेश्चन को, पैटर्न को आपको समझना है, ध्यान रखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर गलती होने की आपकी संभावना बढ़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझ में कम आएगा। पवन शर्मा जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, हेवलर के औसत लागत सिद्धांत के अनुसार पूर्ण विशिष्टीकरण घटित होता है। इसको ध्यान से देखिए आप लोग। अनामिका पांडे जी डी, ऋतिक कुमार जी कह रहे हैं डी। चलिए, आपने जवाब थोड़ा लेट दिया आप लोगों ने, ऋतिक जी, अनामिका जी ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आप लोग ध्यान दीजिए। हेवलर के औसत लागत सिद्धांत के अनुसार विशिष्टीकरण घटित होता है, श्रम विशिष्टीकरण की बात करता है। श्रम विशिष्टीकरण का मतलब है उत्पादन दक्षता की बात करता है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या ए सही है। उत्पादन संभावना वक्र विद्यमान औसत लागत के अंतर्गत, उत्पादन साधनों के में ह्रासमान प्रतिफल होता है, उत्पादन संभावना वक्र स्थिर औसत लागत के अंतर्गत होता है। तो क्या इसमें सही है? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हेवलर का औसत लागत सिद्धांत कहता क्या है। हेवलर का औसत लागत का सिद्धांत कहता है कि जब दो देश आपस में आयात और निर्यात करते हैं, मान लीजिए किसी देश में एक्स वस्तु की औसत लागत अधिक है तो वो एक्स वस्तु का उत्पादन तो नहीं करेगा, लेकिन अगले देश में जहां पर वाई वस्तु का उत्पादन हो रहा है वहां पर उसकी लागत कम हो रही है, तो ए देश क्या करेगा, बी देश से उस वाई वस्तु का आयात करेगा जिसकी लागत ज्यादा है। यानी कि उस देश में अगर लागत ज्यादा है तो उसका उत्पादन नहीं करेगा बल्कि दूसरे देश से करेगा। तो क्या उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति में यह वृद्धिमान फलन होगा या ह्रासमान फलन होगा या स्थिर प्रतिफल होगा, इस पर आपको ध्यान में रखना है। तो इनका सिद्धांत क्या कहता है, इसी सिद्धांत पर हम लोग ध्यान देंगे। सर हमको ISPCS की क्लास चलती है। देखिए, आप कमेंट में आप लोग, मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर जो भी नंबर दिया गया आप लोग क्वेरी करके उसके बारे में आप लोग जानकारी दे सकते हैं। बाकी सारी क्लासेस यहाँ चलती हैं, ISPCS की भी सारी क्लासेस चलती हैं, लेकिन अभी जो आपका ये आपका जो क्लास चल रहा है वो TGT PGT पर ही बेस है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऋतिक कुमार जी आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्पादन संभावना वक्र विद्यमान लागत के अंतर्गत इन्होंने 3 चीजों पर चर्चा किया था। अगर इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए संभावना वक्र और ये आपकी बी संभावना वक्र है। तो क्या इसके अंतर्गत किया था या ए संभावना वक्र या बी संभावना वक्र, क्या इसके अंतर्गत किया था? ए संभावना वक्र और बी संभावना वक्र इसके अंतर्गत किया था। क्या ये सही है कि ये सही है? एग्जाम्पल देखिए, पैटर्न के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि सिद्धांत में किन चीजों पर उन्होंने बल दिया था। उन्होंने कहा था कि जब एक देश दूसरे देश को आयात करता है या निर्यात करता है तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार जिसकी लागत कम होती है उसका वो निर्यात करता है, जिसकी लागत अधिक होती है उसका वो आयात करता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर उन्होंने कहा कि अगर आयात तो निर्यात किया जाता है तो
आयात और निर्यात की जो व्यापार की शर्त होनी चाहिए, क्या वो वृद्धिमान होनी चाहिए या स्थिर होनी चाहिए, ह्रासमान होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सिद्धांत में सवाल जो आपका सही है वो सवाल आपका सही है। इन्होंने समान यानी स्थिर लागत को डिफाइन किया था, तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या है, वो सी सही है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी उन्होंने कहा कि जब दो देश आपस में व्यापार करेंगे तो अगर एक्स वस्तु का निर्यात करते हैं, वाई वस्तु का आयात करते हैं, तो दोनों की लागत समान होनी चाहिए, तभी दो देश आपस में व्यापार करेंगे। सी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा सवाल है, अब आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्या आंसर होना चाहिए? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महालेखाकार। जवाब दीजिए आप लोग, बहुत सिंपल सा सवाल है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। क्या आंसर होना चाहिए? वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महालेखाकार? क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? ऋतिक कुमार जी, स्वाति शाही जी, पवन शर्मा जी, संध्या श्रीवास्तव जी, आप जवाब दे सकती हैं। क्या आंसर होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा सवाल है, जवाब नहीं मिल रहा आप लोगों का। चलिए, नहीं पता, ए नहीं पता, ये नहीं पता कौन है? स्वाति शाही 57 सी, ऋतिक कुमार जी ए, प्रदीप कुमार यादव जी सी। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अजय कुमार जी सी। देखिए, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280(1) के तहत इसका जो गठन किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो ऑप्शन सही है वो आपका सी सही है। प्रदीप भाटी जी सी कह रहे हैं, अनामिका पांडे जी ए, अनामिका चौबे जी सी, अजय कुमार जी सी, प्रदीप कुमार यादव जी सी, ऋतिक कुमार। चलिए, बहुत सिंपल सवाल था, लेकिन कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने रॉन्ग। चलिए बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला आपका सत्येंद्र पाल जी 57 सी कह रहे थे। चलिए अगला आप लोग जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों के पास थोड़ा सा लेट पहुंचता है, इसलिए जवाब भी हमको लगता है कि लेट ही आता है। चलिए दीप्ति मिश्रा जी, गुड इवनिंग, आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? अगला है, कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है मूल बिंदु से, मूल बिंदु के नीचे से, मूल बिंदु के ऊपर से, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो कह रहा है वो कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड की ही बात कर रहा है, ना कि वो डिमांड की बात कर रहा है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड क्या है, ना कि डिमांड क्या है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की प्रकृति अलग अलग हो जाती है। क्या वो मूल बिंदु से है, मूल बिंदु के नीचे से है, मूल बिंदु के ऊपर से है, या इनमें से कोई नहीं है? जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से दीजिए। 58 सी, बरखा रानी जी कह रही है ए, सत्येंद्र पाल 58 ए, और लोग भी जवाब दीजिए। मूल बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के नीचे, या मूल बिंदु से, या इनमें से कोई नहीं? और लोग जवाब दे सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए? देखिए यहां पर एग्रीगेट डिमांड की बात की गई है, ना कि आपके डिमांड की बात की गई है। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको समझना है। यानी कि मैक्रो लेवल पर कैलाश बाबू कह रहे हैं ए, नहीं पता 58 बी, ऋतिक कुमार कह रहे हैं ए, भुवनेश कुमार जी ए, अनामिका पांडे जी बी। चलिए और लोग जल्दी से, ऋतिक कुमार ए। देखिए यहां पर ध्यान रखने है, कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है। कुल मांग वक्र यानी, अब अगर आप इसको देखेंगे तो एक तो सिंपल भाषा में आपका जो मांग वक्र होता है, सिंपल में मांग वक्र होता है, वो बाएं से दाएं नीचे आपका ऋणात्मक होता है, जो सिंपल मांग वक्र होता है। यानी मार्शल का जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। लेकिन जो कीन्स का जो मांग वक्र है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। कीन्स का कुल मांग वक्र, ध्यान रखिएगा,
वो मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, ये मूल बिंदु से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि आय यहां इसलिए इस बात की जाती है, अगर आय आपका शून्य भी हो जाएगा तो भी आपका उपभोग कम नहीं होगा। यानी अगर आपके पास इनकम नहीं भी होती है तो भी आपका इनकम शून्य नहीं होता है, सॉरी उपभोग आपका शून्य नहीं होता है, यानी उपभोग कभी आपका जीरो नहीं होता है, चाहे आपकी इनकम शून्य हो जाए। तो इसीलिए आपका जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो कुल बिंदु के ऊपर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये है y इक्वल टू सी प्लस आई, और ये है आपका c, और ये है c प्लस आई। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सही है वो आपका सही है क्या, सी। ध्यान रखिएगा, जितने लोगों ने भी जवाब दिया है, प्रदीप भारती जी सी कह रहे हैं, गुड्डू बी कह रहे हैं, सत्येंद्र पाल जी 58 सी कह रहे हैं। देखिए कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया है अपने आप से ही। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु से हमेशा ऊपर होता है। मूल बिंदु से ऊपर का मतलब होता है ये कीन्स के एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा है, न कि मार्शल के मांग की बात नहीं कर रहा है। वो आपको ध्यान में रखना है, मार्शल के मांग वक्र की बात नहीं कर रहा है। मार्शल का मांग वक्र यानी ये बाएं से दाएं नीचे घटता हुआ होता है, ऋणात्मक होता है। यहां मार्शल के मांग की बात नहीं की जा रही है, ध्यान रखिएगा। यहां पर कीन्स के एग्रीगेट डिमांड की बात की जा रही है। तो कीन्स का एग्रीगेट डिमांड हमेशा मूल बिंदु से ऊपर होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि इनकम जीरो होने के बाद भी व्यक्ति का उपभोग जीरो नहीं होता है, इसलिए इनका जो मांग वक्र है वो थोड़ा सा ऊपर है, मूल बिंदु से ऊपर है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्लियर हो रहा आप लोगों का? मैंने आपसे बताया था कि क्लास में एक एक पॉइंट का सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ऐसी स्थिति में जब तक आप लोग सभी पॉइंट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जल्दी से आप लोग अब आप जवाब दे सकते हैं। 59 क्या उपयोगिता विश्लेषण में वह स्थिति जो उपभोक्ता संतुलन को दर्शाती है। उपयोगिता विश्लेषण में वह संस्थिति है जो उपभोक्ता संतुलन को दर्शाती है। क्या होना चाहिए, MUX ऑन PX इंटू MUY अपॉन PY, या भागे या गुणे या क्या होना चाहिए? जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है। जब x के लिए y का प्रतिस्थापन किया जाता है तो y की जो उपयोगिता घटती है, x की जो बढ़ती है, उसके बीच x वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी क्या होनी चाहिए, और उसके मूल्य के बीच अनुपात क्या होना चाहिए, या y के बीच y की सीमांत उपयोगिता क्या होनी चाहिए, उसके बीच का अनुपात क्या होना चाहिए। क्योंकि इस स्थिति में जब x के लिए y का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी y की जितनी मात्रा छोड़ी जाती है और x की जितनी मात्रा एक इकाई के लिए बढ़ाई जाती है, तो उसमें एक से तो सीमांत उपयोगिता घटती है लेकिन दूसरे के बराबर हो जाती है। इसलिए उत्पादन यानी उद्घटित अनुमान वक्र पर या अनुमान वक्र पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या है, क्या ये सही है, या बी सही है, या सी सही है, या डी सही है? जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? MUX अपान PX गुणे MUY अपान PY, या MUX अपान PX भागे, या MUX समान MY इंटू PX अपान PY, या MUX अपान MY PX अपान PY? अनामिका पांडे जी बी कह रही हैं, और लोग जवाब दीजिए जल्दी से। नहीं पता, सत्येंद्र पाल जी 59 क्या आंसर होना चाहिए? देखिए ऑप्शन अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पहले तो ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि जब x का उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान से देखिए, यह है आपका
डेल्टा वाई, ये है आपका डेल्टा एक्स। यानी y का जब आप x बढ़ाते हैं तो y का त्यागते हैं, तो y के त्यागने के बाद x की जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो y पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके मूल्य पर। यानी एक तो मूल्य भी आपका क्या पड़ता है, ठीक है, मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो MUX अपान PX, प्रदीप भारती जी सी कह रहे हैं, स्वाति जी सी कह रही हैं, विमलेश गोस्वामी जी, सभी लोग सी कह रहे हैं, MUX अपान वाई इंटू PX अपान PY। ध्यान दीजिए क्या दोनों ऑप्शन अच्छा दोनों ऑप्शन लगभग सेम ही है, MUX अपान PY, PX अपान PY, MUX अपान PY, PX अपान PY। देखिए आप लोग एग्जैक्टली आप लोग सही हैं, ऑप्शन इसमें दोनों सही है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया है, इसमें से प्रिंटिंग हुआ है मिस प्रिंटिंग में, चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल लगभग सभी लोग सही जा रहे हैं, ठीक है। तो सी और इसमें डी दोनों सवाल हैं, क्योंकि लगभग दोनों एक ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एक्स वर्ष की सीमांत उपयोगिता और PX अपान PY दोनों लगभग सही है, तो इस हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है। चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल आप लोग क्लियर हैं। आगे देखिए, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया? विमलेश गोस्वामी जी जयराम, बिल्कुल जयराम। प्रदीप भारती जी सी कह रही हैं, स्वाति शाही जी आगे चलिए आप लोग, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में नीति आयोग का गठन हुआ, जल्दी से आप जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का, क्या आंसर होना चाहिए? थोड़ा सा आपके पास लैग आता है, ठीक है। भुवनेश कुमार जी, विमलेश गोस्वामी सी, चंदन जी सी, कैलाश बाबू सी, प्रदीप भारती सी, दीपा कंबले 2015। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, बहुत सिंपल सा सवाल था। देखिए क्लास आपकी TGT PGT है, आपकी वैकेंसी आ चुकी है, भरी जा रही है। अभी कुछ समय बाद आप लोगों की LT और PGT का भी वैकेंसी आने वाली है, बहुत ज़्यादा उसमें सीटों की संख्या है। अगर आप अभी से इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो GS वत्स इंस्टीट्यूट पर TGT PGT का नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला को इसलिए रखा गया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि आप अभी एग्जाम के लिए कितना आप तैयार हैं। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको परफेक्टली कॉन्सेप्ट के साथ आपको तैयार होना जरूरी है। तो इसलिए इस क्लास में सबसे पहले प्रैक्टिस सेट पर बल दिया गया है, ताकि आप अपने आप को एग्जामिन करिए कि मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। तो इसीलिए इस क्लास में यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को TGT PGT को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को आगे रखा गया है। तो मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं डी, स्वाति जी कह रही है सी, सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं सी, सत्येंद्र पाल जी सी कह रहे हैं। लगभग देखिए सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, यह है आपका सी। यानी कि अब आप कहेंगे कि 1 जनवरी, ठीक है, 2015 को गठन किया गया नीति आयोग का। नीति आयोग नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के गठन के बाद देखा जाए तो उसकी कुछ खामियों के कारण जब 2014-15 में मोदी की सरकार आई तो इस सरकार ने योजना आयोग को बदलते हुए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का क्या किया, गठन किया गया। तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 2015 है, एग्जैक्ट सही है, सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्लास मैंने आपसे बताया कि ये TGT PGT नेट और JRF सेगमेंट की क्लास है, ठीक है। GS वाले भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, अगर इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट चलेगा तो वहां उनकी भूमिका हो सकती है, अदरवाइज सिर्फ TGT PGT के लिए ही क्लास है। बट अगर आप चाहेंगे तो और लोग जो आपके मित्र हैं, ठीक है, परिवार के लोग हैं जो TGT PGT इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो और ये जो क्लास है उसके लिए इफेक्टिव होने वाली है। चलिए बाकी लोग जवाब दीजिए। अनामिका पांडे जी सी, संध्या जी कह रही है सी, भुवनेश कुमार। नीति आयोग का प्रथम उपदेश, अब क्या लिखे हैं नहीं समझ में आ रहा। भुवनेश कुमार जी क्या लिखा आपने? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखिए, तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? इंडिफरेंस कर्व की कौन सी एक विशेषता नहीं है? जल्दी से बताइए,
जल्दी से आप लोग बताइए कि तटस्थ वक्र की कौन सी एक विशेषता नहीं है? क्या बाएं से दाएं नीचे की ओर है, अक्षों को स्पर्श ना करना, एक दूसरे को नहीं काटना, लंबवत रेखा होना, एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप बता पाएंगे। प्रदीप भारती जी कह रहे हैं डी। और लोग जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं 61 डी। ऋतिक कुमार जी बोलिए जल्दी से क्या है आंसर है? विमलेश गोस्वामी, स्वाति शाही 61 डी, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। देखिए अगर हम तटस्थ वक्र की कौन सी विशेषता की बात करें तो पहली बात तो पहला सेगमेंट है कि ये बाएं से दाएं नीचे घटता हुआ होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा सेगमेंट कह रहा है कि ये बाएं से दाएं घटता हुआ होता है लेकिन एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है, एक दूसरे को काटते नहीं, ये भी सही है। और चौथा सेगमेंट कर रहा है कि ये लंबवत होता है, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन आपका सही क्या है? डी। कैलाश बाबू जी डी, विमलेश गोस्वामी जी डी, स्वाति शाही 61 डी, संध्या श्रीवास्तव जी डी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने लगभग एग्जैक्ट क्लियर आंसर दिया है। 61 डी ही सही है, ठीक है, कि ये अनधिमान वक्र कभी भी ये लंबवत नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, व्यापक मुद्रा। ध्यान रखिएगा, व्यापक मुद्रा की मांग किसके द्वारा होती है? व्यापक मुद्रा की मांग किसके द्वारा होती है? जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का। क्या होना चाहिए? व्यापक मुद्रा की मांग किसके द्वारा होती है? क्या होना चाहिए? M1, M2, M3, M4। जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का। मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के पास लेट पहुंचता है, इसलिए आप लोगों का जवाब भी थोड़ा लैग होके आता है, उसमें टाइम लगता है। फिलहाल आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। सत्येंद्र पाल जी सी, प्रदीप भारती कह रहे हैं डी। और लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? संध्या श्रीवास्तव जी कह रहे हैं डी, कैलाश बाबू कह रहे हैं डी, सत्येंद्र पाल सी, भुवनेश कुमार जी कह रहे हैं सी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चंदन सिंह कह रहे हैं सी, स्वाति जी कह रही है सी। देखिए व्यापक मुद्रा की बात की जा रही है, ठीक है, कैलाश बाबू सी। यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं M1 क्या होता है। M1 होता है C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। M2 बराबर क्या होता है? M1 प्लस डाक घर की बचत जमा, ठीक है, प्लस M3 क्या होता है? M1 प्लस TD टाइम डिपॉजिट, ठीक है। और M4 होता है M3 प्लस डाक घर की संपूर्ण जमाएं, डाक घर की संपूर्ण जमाएं, ठीक है। तो ऑप्शन अब क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, क्या आंसर होना चाहिए? C प्लस DD प्लस OD, M1 डाकघर की बचत जमाएं, M1 प्लस TD, ठीक है, और M3 प्लस डाकघर की संपूर्ण जमा। क्या होना चाहिए? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ब्रॉड मनी है लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, आंसर होना चाहिए C, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं व्यापक मुद्रा, ठीक है। इसको कहते हैं सबसे
आतरल मुद्रा, आतरल मुद्रा, इसको कहते हैं सबसे व्यापक मुद्रा। ठीक है, इसको कहते हैं व्यापक मुद्रा, इसको कहते हैं तरल मुद्रा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो आपका ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन आपका सही हो रहा है सी। ठीक, चलिए ऋतिक कुमार जी से नेक्स्ट अगला देखते हैं। शब्द संभाव्य अचंभा सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? लगान सिद्धांत, ब्याज सिद्धांत, मजदूरी सिद्धांत, लाभ सिद्धांत। जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता है, क्या ये लगान का सिद्धांत है, ठीक है, या ब्याज का सिद्धांत है, मजदूरी का सिद्धांत है, या लाभ का सिद्धांत है? क्या होना चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए? ऋतिक कुमार जी कह रहे हैं सी, सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं डी, और भी लोग जवाब दें, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए? चंदन सिंह कह रहे हैं डी, सत्येंद्र पाल जी डी, और लोग जवाब दे सकते हैं, क्या होना चाहिए? स्वाति शाही 63 डी, कैलाश बाबू डी। चलिए कैलाश बाबू जी कह रहे हैं डी, प्रदीप भारती डी। लगभग लगभग जवाब लोगों का सही आ रहा है। ठीक है, संभाव्य अचंभा सिद्धांत ये इस यानी डी ऑप्शन यानी ये लाभ का ही सिद्धांत है। इसको डिफाइन किया था सौकिल ने। ठीक है, इसको डिफाइन किया था सौकिल ने, इसीलिए संभाव्य अचंभा सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी सही है। लगभग लगभग सभी लोगों ने सही एग्जैक्ट आंसर दिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला आप लोगों का सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? ठीक है, जनांकी संक्रमण अभिप्राय है कम जन्म दर उच्च मृत्यु दर की स्थिति से उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर की स्थिति की ओर, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर की स्थिति में जन्म दर कम मृत्यु दर की स्थिति में, उच्च मृत्यु दर और कम जन्म दर की स्थिति से उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर की स्थिति की ओर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे आप लोग आप जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? चंदन सिंह कह रहे हैं सी, और भी लोग जवाब दे सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए? देखिए जनांकी यानी डेमोग्राफिक इक्वेशंस की बात कर रहा है, जनांकी संक्रमण की बात कर रहा है वो। कम जन्म दर उच्च मृत्यु दर की स्थिति में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति की ओर, या उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। जनांकी संक्रमण की बात कर रहा है, ठीक है। जन्म दर मृत्यु दर, सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं बी, और लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बना दिया है, इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि जन्म दर मृत्यु दर क्या है, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग, और भी क्लियर करना चाहते हैं
ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है। अब इस हिसाब से आप लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं बी। क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, अगर पैटर्न देखेंगे तो जन्म दर, मृत्यु दर, यानी प्रारंभिक अवस्था में जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज्यादा है। दूसरी अवस्था आती है, एक ऐसी अवस्था आती है 1921 का, जिसको कहा जाता है जनसंख्या महाविभाजन वर्ष। ठीक है, महाविभाजन वर्ष। ये जो कार्यकाल आता है 1961 से 1971 तक, 1971 से 1981 तक जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट। चलिए ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अगर ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बताइए आप लोग क्या आंसर होना चाहिए। स्वाति जी कह रहे हैं डी। देखिए, इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जन्म दर, मृत्यु दर दोनों है, उसके बाद कांस्टेंट की स्थिति में आ जाते हैं। सेकंड में कांस्टेंट, यानी आपका जो मृत्यु दर हो कांस्टेंट हो जाता है, जन्म दर ज्यादा हो जाता है। तो इस स्थिति में इस ऑप्शन को देखें तो कम जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है, से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की तरफ। दूसरा कह रहा है उच्च जन्म दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर की तरफ की स्थिति से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की तरफ। ऑप्शन आपका बी सही है। पैटर्न के हिसाब से ध्यान रखिएगा, बी सही है स्वाति जी। इस पैटर्न को अगर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान देंगे, इसके हिसाब से आपका यहां पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। ठीक है, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है। आवश्यकताओं की प्रकृति अत्यावश्यक होती है, संसाधन की प्रकृति प्रदत्त होती है, संसाधनों को वैकल्पिक उपयोग होते हैं, संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। तो जल्दी से बताइए, चयन की समस्या। जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग, क्या होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन के प्रारूप को आप लोग समझ सकते हैं। अब अगर आप प्रारूप को समझेंगे तभी आएगा। और आपके पीजीटी और नेट जेआरएफ में प्रश्नों का जो चॉइस होता है या चॉइस जो टेक्निक होती है वो कंसेप्चुअल ही होता है, और इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ताकि अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो फिर गलती होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी लोग जवाब दीजिए जल्दी से। अगला सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं 65C। आगे आगे लोग जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या अगर आप देखेंगे, ये डिफाइन किया था रॉबिन्स ने, और मैंने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यानी संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग की बात होती है। तो ऑप्शन आपका सही है सी, यानी कि जवाब भी सही दिया है। कुछ लोगों ने, सिर्फ एक लोगों ने जवाब दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग की।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था पाई जाती है, ये तो आप लोग बता सकते हैं। जवाब दीजिए अब क्या होना चाहिए, जल्दी से जवाब मिलना चाहिए। स्वतंत्र वित्त व्यवस्था, संघीय वित्त व्यवस्था, एकाकी वित्त व्यवस्था, स्थानीय वित्त व्यवस्था, क्या होना चाहिए? जल्दी से जवाब आप लोगों का मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चंस के पैटर्न को अगर आप लोग देखेंगे तो पैटर्न के हिसाब से कह रहा है कि वित्त व्यवस्था की बात कर रहा है। चलिए जल्दी जल्दी जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का। कैलाश बाबू जी कह रहे हैं डी, और लोग जवाब दीजिए क्या व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? स्वतंत्र वित्त व्यवस्था है, संघीय वित्त व्यवस्था है, एकाकी वित्त व्यवस्था है, स्थानीय वित्त व्यवस्था है? सत्येंद्र पाल जी और लोग जवाब दीजिए। स्वाति शाही बी, और लोग जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे सकते हैं। अजय कुमार जी बी कह रहे हैं, स्वाति जी और भी लोग जवाब दें। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों के पास आता है फिलहाल। रश्मि राठौर जी कह रही है बी, और लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी जल्दी जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का। देखिए क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से अगर आप लोग ध्यान देंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। रश्मि राठौर जी कह रही है बी, लगभग लगभग सभी लोगों का जवाब दिया सही आ रहा है। आपका ऑप्शन है बी, ठीक है, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भूयिष्ठक का अनुमान लगाइए। भूयिष्ठक 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 का अनुमान लगाइए। समांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 और 14 है। जल्दी से बताइए। भूयिष्ठक कह रहा है, भूयिष्ठक, भूयिष्ठक यानी मोड, मोड की बात कर रहा है। मोड, मोड क्या होता है? ठीक है, मोड बराबर, यानी मोड कहेंगे तो आपका मीडियम और समांतर माध्य, यानी दोनों चीजें कह रहा है कि समांतर माध्य और माध्यिका। तो यहां पर माध्यिका अगर आप देखेंगे तो 3m माइनस 2z, यानी 3m 14 गुणे 2 माइनस 14 गुणे 3 माइनस 12 गुणे 2, तो 14 त्रिक 42 माइनस 24, तो आंसर क्या होना चाहिए? 18। ऑप्शन सही है 18, 80, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, करों का उद्देश्य क्या है? करों का उद्देश्य क्या है? कैलाश बाबू, चलिए सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। सत्येंद्र पाल जी भी कह रहे हैं बी, मनमोहन सिंह कह रहे हैं, सत्येंद्र पाल जी, रश्मि यादव बी, संध्या भी, अजय कुमार जी भी, सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है। स्वाति साई जी सभी भी। कलर चेंज कीजिए, ठीक है। चलिए जवाब दीजिए अब आप लोग। करों का उद्देश्य क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है, अर्थव्यवस्था का नियमन, उत्पादन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में संतुलन। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए? कर एक अनिवार्य अंशदान है, अर्थव्यवस्था का नियमन, उत्पादन में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में संतुलन। सेक्रेटरीट ए कह रही हैं, और भी लोग जवाब दें क्या आंसर होना चाहिए। रश्मि राठौड़ जी आप जवाब दीजिए। आपने कहा कलर चेंज कीजिए, कलर चेंज हो गया। जवाब दीजिए आप, सबसे पहले आप ही जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। रश्मि राठौड़ जी जवाब दीजिए आप। स्वाति शाही, सत्येंद्र पाल जी 64, रश्मि राठौड़ डी, और लोग जवाब दें। स्वाति शाही, अजय कुमार जी कह रहे हैं ए। करों का उद्देश्य क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है, अर्थव्यवस्था का नियमन, उत्पादन में वृद्धि, या अर्थव्यवस्था में संतुलन।
देखिए कर का उद्देश्य पूछ रहा है वो। कर तो एक अनिवार्य अंशदान है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। पहला तो ये बिल्कुल गलत है। करों के उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का नियमन। अर्थव्यवस्था का नियमन का मतलब है कर लगाया जाता है उपभोग को घटाने के लिए या राजस्व को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका बी सही है, अर्थव्यवस्था का नियमन। एग्जैक्ट आंसर सही है आपका बी। उत्पादन में वृद्धि नहीं, टैक्सेस जब अधिक लगाया जाता है तो विक्रेता के ऊपर इसका भार अधिक पड़ता है, तो उत्पादन प्रोत्साहित नहीं बल्कि उत्पादन आपका हतोत्साहित होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में संतुलन, टैक्स लगाकर आप अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं कर सकते। हो सकता है कि डिमांड पर या इसके सप्लाई पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो इसलिए करों के उद्देश्य में आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका है अर्थव्यवस्था का नियमन। तो लगभग कुछ लोगों ने, विजय कुमार जी ने डी कहा है, बाकी लोगों ने बी ही दिया है। एग्जैक्ट आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? कह रहे हैं कि कौन एक ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है। ठीक है, संस्थागत स्रोत नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है। प्राथमिक कृषि सहकारी कृषि, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देसी बैंकर। बहुत सिंपल सवाल है, आप लोगों का जवाब मिलना चाहिए। अखिलेश प्रजापति कह रहे हैं भी। आगे चलिए अखिलेश प्रजापति और लोग जवाब दें। क्या होना चाहिए? चंदन सिंह डी, सत्येंद्र पाल जी डी, और लोग जवाब दें। जल्दी जल्दी जवाब मिलना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टाइम लैग के हिसाब से आप लोगों के पास क्वेश्चन थोड़ा सा लेट जाता है, लेकिन फिलहाल आप लोग जवाब दीजिए। डेली कुमारी जी 69 डी, स्वाति साई डी, दसवीं राठौर डी। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। सत्येंद्र पाल, प्रदीप भारती डी डी। चलिए और लोगों का क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक कृषि सहकारी, ये तो ग्रामीण संस्थागत सरकारी क्षेत्र की समितियां, यानी भारत में अगर आप देखेंगे इसकी त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना है। भूमि विकास जो कि दीर्घकाल के लिए, यानी ये अल्पकाल के लिए ऋण देता है, अल्पकाल के लिए, ये आपका दीर्घकाल के लिए। ठीक है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पकाल तथा मध्यकाल दोनों के लिए मिलता है। देसी बैंक ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है बल्कि गैर संस्थागत स्रोत है। देसी बैंकर में आप जानते हैं कि आते हैं, देसी बैंकर में एक तो आते हैं साहूकार, ठीक है, महाजन, सेठ। ठीक है, इन लोगों को कहा जाता है देसी बैंकर। आंसर आपका सही है डी। चलिए लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या होना चाहिए? किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है। धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक, प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर, प्रतिस्थापन प्रभाव से कम, ऋणात्मक तथा प्रतिस्थापन अधिक। देखिए यहां पर गिफिन वस्तु की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। गिफिन वस्तु की बात कर रहा है कि जब आय प्रभाव निम्नलिखित में से होता है, क्या होता है? जवाब दीजिए जल्दी से। फिर से गिफिन वस्तु की बात की गई, गिफिन या निकृष्ट वस्तु की बात की गई। ऐसी वस्तु जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसमें धनात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है और कीमत प्रभाव भी आपका धनात्मक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अखिलेश प्रजापति वी, अजय कुमार ए, रश्मि राठौर ए, सत्येंद्र पाल जी ए। ठीक है, मैंने आपसे कहा
गिफिन वस्तुएं ऐसे निकृष्ट वस्तुएं होती हैं जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके अंतर्गत जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की मात्रा को वो घटाने के बजाय बढ़ा देता है। तो ऐसी स्थिति में धनात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है और आपका मूल्य प्रभाव भी धनात्मक हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सही है ए। चलिए, सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं बी, रश्मि राठौड़ जी ए, अजय कुमार ए। चलिए, लगभग सभी लोगों ने जवाब सही दिया है। एग्जैक्ट आंसर आपका है धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक, यानी धनात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है। यानी जब आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं में क्या होता है, सामान्य वस्तु में होता है जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब आय बढ़ती है तो मांग आपकी घट जाती है। तो क्या वो ऋणात्मक बनता है या धनात्मक बनता है? तो ये कह रहा है कि जब आय बढ़ती है तो धनात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त कर देता है और वहां पर आपका जो मूल्य प्रभाव है वो भी धनात्मक हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो गया ए, अखिलेश प्रजापति ए, स्वाति शाही। चलिए आगे आप लोग देखिए, अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन सा संतुलन एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा संतुलन एक प्रकार नहीं है? संभावित, स्थिर, अस्थिर, तटस्थ। जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा संतुलन एक प्रकार का नहीं है? जवाब मिलना चाहिए। अखिलेश प्रजापति ए, और लोग जवाब दे सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का। देखिए, बहुत ही सिंपल सरल सवाल है। बीपी इकोनॉमिक्स जी कह रहे हैं चंदन सिंह डी, अखिलेश प्रजापति डी, और लोग जवाब दीजिए ए, और लोग जवाब दे सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए? प्रदीप भारती ए, प्रदीप भारती ए, रश्मि राठौड़ जी डी होगा शायद। देखिए, शायद की बात नहीं कीजिए तो अच्छा है, एग्जैक्ट आंसर दीजिए आप लोग ए, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, अब आपको ध्यान से देखना है बहुत। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा संतुलन का एक प्रकार नहीं है। अब आप इसको देखेंगे तो ये कह रहा है कि ठीक है, तटस्थ संतुलन की बात करता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी डी, रश्मि जी, अखिलेश प्रजापति, रश्मि जी, चलिए डी, राजीव सिंह जी कह रहे हैं डी। देखिए, तटस्थता, तटस्थता का मतलब अगर आप ध्यान दीजिए, तटस्थ होता है यानी ऐसी आर्थिक शक्तियां जब परिवर्तित होती है तो फिर चेंज होने के बाद फिर से पुनः एक नया संतुलन लेती है, लेकिन पुनः वापस नहीं आती। तो तीनों ऑप्शन सही है, जबकि आपका संभावित ए आपका गलत है, नहीं है कह रहा है, इसके हिसाब से आपका गलत है, ठीक है। मनोज कुमार गौतम जी, सर टीजीटी इंग्लिश का डेमो कब होगा? देखिए, टीजीटी इंग्लिश का डेमो आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप लोग क्वेरी करके पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी रश्मि राठौड़ जी ओके। चलिए आगे देखिए, अगला क्या होना चाहिए? नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ब्याज की तरलता डिमांड सिद्धांत, ब्याज का त्याग सिद्धांत, ब्याज का समय विज्ञान सिद्धांत, ब्याज का अस्थायी सिद्धांत, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए? ब्याज का तरलता डिमांड सिद्धांत, ब्याज का त्याग सिद्धांत, ब्याज का समय डिमांड सिद्धांत, ब्याज का अस्थायी सिद्धांत। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब मिलना चाहिए आप लोगों को। स्वाति शाही जी 72 सी, और लोग जवाब दीजिए।
जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। प्रदीप भारती जी 72 सी कह रहे हैं। चलिए जल्दी से बताइए, सी कह रहे हैं। सत्येंद्र पाल जी और लोग जवाब दे सकते हैं क्या होना चाहिए। जल्दी जवाब दीजिए क्या आंसर होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है। व्यास का तरलता अधिमान सिद्धांत, ठीक है, व्यास का तरलता अधिमान सिद्धांत कीन्स का है। व्यास का त्याग सिद्धांत सीनियर का है। व्यास का समय अधिमान सिद्धांत फिशर का है। अष्टियाई सिद्धांत बामवर का है। तो ए सेकंड, बी फर्स्ट, सी 3, ऑप्शन सही है सी। रश्मि राठौड़ जी सी, एग्जैक्ट आंसर सही है आपका सी। ठीक है, तो व्यास का तरलता अधिमान सिद्धांत आपको पता है कीन्स ने दिया है। व्यास का त्याग का सिद्धांत ये सीनियर का सिद्धांत है। व्यास का समय अधिमान सिद्धांत कीन्स का है और व्यास का अष्टियाई सिद्धांत ये बॉम बावर का है। यानी बॉम बावर का सिद्धांत और फिशर का सिद्धांत लगभग दोनों एक ही सिद्धांत है। दोनों सिद्धांत वर्तमान की जरूरतों के देखते हैं। सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं ये दोनों क्या कहना चाह रहे थे। ये दोनों कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको अभी 200 रुपये दिया जाए या 2 साल बाद आपको 225 रुपये दिया जाए तो आप किसे लेना पसंद करेंगे। तो आप यही जानते हैं कि सब वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि 200 रुपये। तो उन्होंने समय की बात की है, यानी भविष्य तो बहुत ओझल होता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो वर्तमान में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन लोगों ने लगभग वही सिद्धांत दिया। कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत आपको पता है कि लेन देन, पूर्वकल्पी और सट्टा उद्देश्य तीनों के लिए, उसमें मैंने आपको पीछे आपको कई बार बताया है कि लेन देन और पूर्वकल्पी ये सारे आय इनकम पर डिपेंड करते हैं, जबकि सट्टा आपका ब्याज दर पर निर्भर करता है। उस हिसाब से त्याग का सिद्धांत, यानी कि जब व्यक्ति अगर पैसा, यानी त्याग का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी को ऋण देता है तो अपनी बचतों को त्याग करता है तब उसे ऋण देता है, लेकिन भविष्य में उसके बदले उसे रिवार्ड मिलता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए आगे देखिए 73 73 अखिलेश प्रजापति, जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग क्या आंसर होना चाहिए। आर्यन मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है। जल्दी से जवाब मिलना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। क्या आंसर होना चाहिए आप लोग जवाब दीजिए। क्या कृषि क्षेत्र से है, बीमा क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से। आर्यन मल्होत्रा समिति, अखिलेश प्रजापति, रश्मि, देखिए जवाब दीजिए आप लोग क्या आंसर होना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं डी, स्वाति जी कह रही हैं 73। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। और भी लोग जवाब दे सकते हैं। रश्मि जी कह रहे हैं बी। चलिए और लोग क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। चलिए अच्छी बात है। रश्मि राठौड़ जी भी, लगभग सभी लोगों ने एग्जैक्ट जवाब दिया है। ठीक है, बीमा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र KN राज समिति। ठीक है, बैंकिंग से है नरसिम्हम समिति। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। राधेव सिंह जी कह रहे हैं बी। रश्मि राठौड़ जी, मल्होत्रा ने बीमा कराया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे चलिए। प्रदीप भारती 73 डी।
74 का ऑप्शन दीजिए अब आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? MRTX XY MC x अपान MC y, MRTXY इक्वल टू MRSXY, MRTXY MRSXY PX अपान PY। यानी x के लिए y की प्रतिस्थापन दर क्या होती है? यानी अगर आप पूंजी के बदले श्रम का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में x और y के बीच क्या अनुपात होता है? ये ऑप्शन आपका दिया गया है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, क्या MRTXY इक्वल टू MC x अपान MC y, MRTXY इक्वल टू MRSXY या MRTXY इक्वल टू MRSXY PX अपान PY। तो क्या आंसर होना चाहिए? चलिए आगे लोग जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। राजदेव सिंह जी कह रहे हैं बी, अभिमन्यु कुमार जी कह रहे हैं सी। आगे और क्या आंसर होना चाहिए? आप लोग जवाब दीजिए। 74 में क्या होना चाहिए? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, रूपांतरण की सीमांत दर। यानी पूंजी और श्रम के बीच, यानी x और y के लिए जब पूंजी और श्रम के बीच रूपांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसमें x की सीमांत उपयोगिता और y पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, उस पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, क्या x के लिए y का x की सीमांत उपयोगिता बटे y की सीमांत उपयोगिता, क्या x y के लिए रूपांतरण की सीमांत दर x y के लिए दोनों, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। MRTXY MRSXY ये भी PX अपान हो गया। इनमें कोई नहीं, बल्कि आपका ऑप्शन जो क्लियर है वो आपका ए है। यानी x के लिए y का रूपांतरण की सीमांत दर, यानी जब आप x का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, y का आप त्याग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी दर क्या होनी चाहिए? x की सीमांत उपयोगिता बटे x y की सीमांत उपयोगिता। तो आंसर आपका सही है ए। देखिए क्वेश्चंस को आप लोग समझे, कह रहा x और y के बीच का रूपांतरण, ठीक है। और x और y के बीच जब आप ट्रांसफर करते हैं, यानी आप y को घटाते हैं x को बढ़ाते हैं, या x के लिए y का रूपांतरण करते हैं, तो x की सीमांत उपयोगिता और y की सीमांत उपयोगिता और MRXY के बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच। बहुत सिंपल सवाल है। चलिए जल्दी से पहले जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से जवाब मिलना चाहिए आप लोगों की। एक मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होगी? समान होगी, शून्य होगी, अनंत होगी, अलग अलग होगी? जवाब मिलना चाहिए। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? चलिए जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? स्वाति शाही जी कह रहे हैं 75 डी, सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं डी। और लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? प्रदीप भारती जी 75 डी। देखिए कह रहे हैं कि मांग वक्र पर, ठीक है, E equal to 1, E is greater than 1, E smaller than 1, E equal to infinite, E equal to 0। तो समान तो है नहीं, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, इकाई से कम, इकाई 0, अनंत। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया। सत्येंद्र पाल जी सी कह रहे हैं, अभिमन्यु कुमार जी डी कह रहे हैं, कैलेश कुमार जी डी कह रहे हैं। चलिए रश्मि जी डी, मनमोहन सिंह डी। ठीक है, एग्जैक्ट सही आंसर आप दिया सभी लोगों ने। रश्मि राठौर जी डी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला हम लोग देखते हैं।
क्या होना चाहिए? सकल सकल राष्ट्रीय उत्पादन तथा शून्य राष्ट्रीय उत्पादन के बीच अंतर है। शून्य नहीं है, शुद्ध है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, शुद्ध। शुद्ध है, ध्यान रखिएगा, शुद्ध है, ये शुद्ध, शून्य नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा कि विदेशों से शून्य आय के कारण, अप्रत्यक्ष कर के कारण, घिसावट व्यय के कारण, सरकारी सब्सिडी के कारण। चलिए जवाब मिलना चाहिए। अजय कुमार जी, सभी लोग जवाब दीजिए, ऑप्शन को पढ़िएगा। अमन्यु कुमार जी डी, और लोग जवाब दीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पादन तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच क्या अंतर होता है? जल्दी से बताइए, क्या होना चाहिए? डी, बी, रश्मि जी बी, रश्मि राठौर डी, और लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। कह रहे हैं सी, और लोग जवाब दीजिए। चंदन सिंह बी, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए? देखिए कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी माइनस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन के बीच, यानी जीएनपी माइनस शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी बराबर क्या होना चाहिए? विदेशों से अर्जित शुद्ध आय, अप्रत्यक्ष कर के कारण, घिसावट व्यय के कारण, सरकारी व्यय के कारण। तो ध्यान रखिएगा, दोनों का अंतर होता है डेप्रिसिएशन यानी घिसावट, ठीक है। अब आप ऐसे कर सकते हैं एनएनपी प्लस घिसावट, तो इसे हम लोग कहते हैं जीएनपी, ठीक है। और एनएनपी निकालने के लिए आपको क्या करना है? जीएनपी माइनस घिसावट, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एनएनपी। तो एनएनपी में घिसावट को जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। तो ऑप्शन घिसावट है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही है आपका सी। सी, मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं सी, रश्मि जी कह रही है सी, स्वाति शाही जी कह रहे हैं सी, चंदन जी कह रहे हैं बी, बीपी इकोनॉमिक्स सी। सभी लोग लगभग, कुछ लोगों ने सही एग्जैक्ट आंसर दिया है, घिसावट व्यय के कारण, ठीक है। घिसावट को एनएनपी में जोड़ देंगे तो आपको जीएनपी मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार की लागत अंतर आवश्यक है? जवाब मिलना चाहिए, बहुत सिंपल सा जवाब है आप लोगों का। क्या होना चाहिए? रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार की लागत अंतर आवश्यक है? ठीक है, निरपेक्ष लागत, तुलनात्मक लागत, समान लागत और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप लोग जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? ठीक है, जवाब दीजिए आप लोग। बहुत सिंपल सा है। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार के लिए किस प्रकार की लागत अंतर आवश्यक है? निरपेक्ष लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर, समान लागत अंतर या इनमें से कोई नहीं। स्वाति साई जी बी, बीपी इकोनॉमिक्स से बी, अभिमन्यु कुमार जी बी। जवाब दीजिए आप लोग। सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं बी। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। देखिए रिकार्डो का सिद्धांत जो है, अजय कुमार जी भी, ये आपका, ये जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ का है, ठीक है, और ये जो सिद्धांत है वो आपका रिकार्डो का सिद्धांत है, ठीक है। तो आंसर आपका बी सही है। चलिए लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल क्या होना चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सी शर्त साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को प्रदर्शित करती है? जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, PL अपान PK MR TX LK PL अपान PK इक्वल टू MR PL MPL MPK DK DL उपरोक्त में से सभी। ये तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्या आंसर होगा? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? सी, मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं सी, रश्मि ठाकुर बी, आकाश राठौर जी बी, अभिमान कुमार जी ए, स्वाति शाही डी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका पीजीटी और नेट और जेआरएफ में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए PL MRTS प्राविधिक प्रतिस्थापन की दर यानी पूंजी के लिए श्रम का जो अनुपात है वो श्रम की उत्पादकता पूंजी की अनुपादकता के बराबर होनी चाहिए। ये बातें सही है। फिर कह रहा है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी श्रम का मूल्य पूंजी का मूल्य ये भी आपका बराबर है। फिर कह रहा है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता उसकी पूंजी और श्रम के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सही है क्या? डी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए, लगभग लोगों ने सही जवाब दिया। आगे देखते हैं। यूलर के प्रमेय का संबंध है, जल्दी से जवाब दीजिए। मुद्रास्फीति से, वितरण से, कर प्रणाली से, जनसंख्या से। बहुत ही सिंपल सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? अभिमन्यु कुमार जी कह रहे हैं डी, स्वाति साई जी कह रहे हैं 78 डी। जल्दी से बताइए, अभिमन्यु कुमार जी डी कह रहे हैं, आगे क्या होना चाहिए? कह रहा यूलर के प्रमेय का संबंध है मुद्रास्फीति, वितरण, कर प्रणाली, जनसंख्या। क्या होना चाहिए? देखिए, मुद्रास्फीति आपको पता है, सप्लाई ऑफ मनी इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। वितरण की बात की जाए तो यूलर प्रमेय बेसिकली ये वितरण से ही डिफाइन करता था। कर प्रणाली की बात करते हैं, टैक्सेशंस, इससे इसका कोई रिलेशन है। जनसंख्या से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या सही है? बी। चलिए, लगभग लोगों ने, 2-3 लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे देखते हैं। इष्टतम प्रशुल्क, इष्टतम प्रशुल्क क्या है? व्यापार की शर्त में सुधार, व्यापार की शर्त को स्थिर रखता है, व्यापार की शर्त को कम करता है, देश के कल्याण स्तर को घटाता है। जवाब दीजिए आप लोग, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? चलिए, थोड़ा सा टाइम लैग होता है, पहुंच नहीं पाता, लेकिन आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्या होना चाहिए? व्यापार की शर्त में सुधार करता है, व्यापार की शर्त को स्थिर रखता है, व्यापार शर्त को कम करता है, देश के कल्याण स्तर को घटाता है। अभिमन्यु कुमार जी कह रहे हैं सी, और लोग जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं सी ए, और लोग जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए? ए। अजय कुमार जी ए, और लोगों का जवाब आना चाहिए। ऋतिक कुमार जी ए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए? देखिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। इष्टतम प्रशुल्क, ठीक है, व्यापार की शर्त में सुधार, व्यापार की शर्त को स्थिर रखता है, व्यापार की शर्त को कम करता है। देखिए, जब भी कोई देश किसी वस्तु XY का आयात तो निर्यात करता है, मान लीजिए अगर आयात ज्यादा करता है, निर्यात कम करता है, तो आयात ज्यादा करता है तो अपने व्यापार को संतुलन करने के लिए या व्यापार को सुधारने के लिए वो प्रशुल्क लगाता है। तो ऐसी स्थिति में लगभग लोगों का सही जवाब है, और आपका क्या है? ए, व्यापार की शर्त में सुधार करता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का? ऋतिक कुमार जी कह रहे हैं ये, बाकी लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से जवाब दीजिए। 81, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जन्म लिया था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था?
विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जल्दी से बताइए। क्या आंसर होना चाहिए? जल्दी से जवाब मिलना चाहिए आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिए, कह रहा है कि 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा आप लोग पहले प्रश्नों की श्रृंखला पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या आंसर होना चाहिए उसके हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। सत्येंद्र पाल जी कह रहे हैं 81A। और लोग जवाब दें, और लोग जल्दी से जवाब दें, क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी जवाब दें। सत्येंद्र पाल जी 81C, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। देखिए टीजीटी पीजीटी सेगमेंट का ही क्लास है आप लोगों का, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नों की श्रृंखला आपको आपके परीक्षाओं के ध्यान में रखकर ही ये बनाई गई है। तो आप लोग जो बेसिक चीजें हैं उस पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को पुटअप कर पाएंगे। चलिए, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया, कुछ लोगों ने गलत। देखिए 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात की जाए तो 1944 में 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात की गई थी। एक संस्था था IMF और एक संस्था था आपकी IBRD, जिसको बाद में कहा गया था विश्व बैंक, ठीक है। और एक संस्था थी ITO, ठीक है, एक संस्था थी आपकी ITO। तो IMF तो है नहीं, ITO तो है नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया आपका IBRD या विश्व बैंक। तो ऑप्शन सही हो गया आपका विश्व बैंक, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज कुछ प्रश्नों की श्रृंखला, और आगे कल हम कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला के साथ फिर से हाजिर होंगे। आज तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।